पास क्या है, इसको ज़रा देख रहे हैं आप सारे स्टूडेंट्स। स्पीड ऑफ साउंड जो है, साउंड किसे कहा जाता है ये आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। साउंड एक्चुअली कहते हैं सेंसेशन ऑफ हेयरिंग को। समझ आ रही है? साउंड के लिए शर्त है कि मीडियम होना चाहिए जिसके ज़रिए साउंड ट्रेवल कर सके, नंबर एक। नंबर दो, साउंड के लिए ये शर्त है कि सुनने वाले के कान होने चाहिए, वो बेरा नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि अगर वो बेरा होगा तब वो आवाज़ को नहीं सुन पाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बस यहाँ पे देखें। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन पॉइंट है, मतलब हम सिर्फ काम की बातें कर रहे हैं। हम जिस टॉपिक के लिए रिस्ट्रिक्टेड है सिलेबस में, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर। वो स्पीड ऑफ साउंड किस चीज़ में है? इन ईयर है। समझ आ रही कि यानी मीडियम आपको गिवन है, हवा है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है उसका फार्मूला हमारे पास है v इक्वल टू स्क्वायर रूट ई डिवाइडेड बाई रो। याद है सबको क्या नहीं है? ये स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला है एयर के अंदर, वेयर ई इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये किस चीज़ की प्रॉपर्टी है? मीडियम की प्रॉपर्टी है, विच इज़ कॉल्ड द इलास्टिसिटी, जिसको हम क्या नाम देते हैं? इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। एंड रो इज़ द डेंसिटी। किसकी डेंसिटी है? डेंसिटी ऑफ दैट पार्टिकुलर मीडियम, मतलब जो आपके पास गिवन होगा। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मीडियम सिर्फ और सिर्फ क्या हो? एयर हो। मीडियम कुछ भी हो सकता है, कोई मतलब फॉर एग्जांपल सॉलिड भी आप ले सकते हैं, कोई लिक्विड भी आप ले सकते हैं, और गैसेस सॉलिड इसमें आगे एयर गैसेस हैं, इसमें कोई इशू तो नहीं है। तो ये फार्मूला आपके पास स्पीड ऑफ साउंड का है। एक्सपेरिमेंटली इसको डिटरमाइन किया गया है। जब एक्सपेरिमेंट होता है तो हर एक्सपेरिमेंट के बाद साइंसदान कोशिश करते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट के लिए थ्योरी पेश करें ताकि वो एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन हो सके। तो सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंसदान था, आप लोग उसको जानते हैं, जिसका नाम था न्यूटन। याद है? पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये है न्यूटन्स फार्मूला किसके लिए? फॉर स्पीड ऑफ साउंड। लेकिन मैं सिर्फ न्यूटन्स फार्मूला लिख रहा हूँ, आपको समझ आना चाहिए कि सर जो कह रहे हैं वो सही कह रहा है। न्यूटन्स फार्मूले के मुताबिक द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। प्रोसेस क्या है? हम तो डिटेल में नहीं पढ़ रहे, सिर्फ सिंपल बातें पढ़ रहे हैं कि प्रोसेस आपके पास क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस इज दैट प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज, बताया ज़रा, constant. Isothermal process is that process in which the product of pressure and volume is equal to constant. Isothermal process is that process according to Newton's law in which E of isothermal process, ये वाली इस E की बात हो रही, is equal to the pressure, is equal to what? Pressure for gases. gases के लिए, एयर के लिए। पॉइंट समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? एयर के लिए, गैसेस के लिए आपके पास जो मीडियम की प्रॉपर्टी है दैट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? बाय प्रेशर। उसको रिप्लेस करते हैं किस चीज़ से? प्रेशर से। क्या मतलब? प्रेशर देखिए, अगर आप लोग को याद था, हम जब इलास्टिसिटी का टॉपिक पढ़ते तो उसमें दो चीज़ें थे, रेशियो ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन। समझ आ रही कि नहीं आ रही? स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस? वही तो प्रेशर की तरह था क्या नहीं था? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसी वजह से ई को रिप्लेस किया किस चीज़ से? प्रेशर से। लेकिन किसके लिए? गैसेस के लिए, मतलब एयर के लिए। सॉलिड के लिए फिर ऐसा नहीं होगा। फिर आप लोगों को याद है बल्क मॉडुलस वगैरह हमने पढ़े थे, याद है क्या नहीं है? तो बल्क मॉडुलस वगैरह फिर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और यंग्स मॉडुलस भी आपको याद है, वो भी फिर यूज़ कर सकते हैं जब मीडियम तब्दील होता है। खैर बार के, तो चूंकि यहाँ पे न्यूटन, मतलब हम जो डिस्कस करें टॉपिक वो एयर के हवाले से, गैसेस के हवाले से हैं, लिहाजा आइसोथर्मल प्रोसेस की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, या जो इलास्टिसिटी है, वो सिंपल बराबर है किस चीज़ के? प्रेशर के बराबर है। ये बात समझ आई कि नहीं? ये सारी, इन बातों में कोई इशू तो नहीं है। यानी न्यूटन ने ये, आपने बुक के अल्फाज पढ़ेंगे, न्यूटन ने ये कहा था कि भाई जब कंप्रेशन होता है, जब हवा कंप्रेस, जब एयर के पार्टिकल्स, गैसेस के पार्टिकल्स कंप्रेस होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है? उस वक्त क्या होता है? बताओ ज़रा। जब ये आपस में करीब आ जाते तब, वेरी गुड, तब प्रेशर ज़्यादा होगा। समझ आ रहे? इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तब एयर के पार्टिकल्स के दरमियान प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन जब आपके पास ये पार्टिकल्स दूर जाएंगे तो तब
वॉल्यूम ज़्यादा और प्रेशर कम होगा। तब आपके पास पार्टिकल के दूर जाने से प्रेशर उनके दरमियान क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रेशर कम भी हो रहा है और प्रेशर क्या भी हो रहा है, ज़्यादा भी हो रहा है। फिर उसने ये बात भी की थी, शायद आप लोग को याद हो, कि कंप्रेशन में जो है वो हीट क्या होते हैं, सराउंडिंग में चली जाती हैं, रेफ्रिजरेशन में हीट सराउंडिंग से ले ली जाती हैं। इससे कुछ याद है कि नहीं है? तो हाव एवर द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये बात समझ आई कि नहीं? क्योंकि जितने कंप्रेशन में लॉस हो जाता है, रेफ्रिजरेशन में दोबारा वो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। मतलब लॉस और गेन की वजह से दोबारा पूरे हो जाते हैं। तो खैर ये मतलब छोटी छोटी बातें जो आपने थ्योरी में पढ़ ली। मेन काम हमारा क्या है यहाँ पर? स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला क्या बनेगा, बताओ ज़रा। स्क्वायर रूट पी डिवाइडेड बाई क्या है, रो है। वैल्यूज पुट करने के बाद, प्रेशर की वैल्यू पुट करने के बाद, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर इन प्रेशर, आपके बुक के अंदर भी किया हुआ है, मैंने डिटेल में करवाया था फर्स्ट ईयर में। वैल्यूज पुट करने के बाद जब आप इसमें जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर गालिबन आया था, ज़रा मेरी रहनुमाई करें, 281 या 280 मीटर पर सेकेंड आया था। मतलब कुछ इस तरह से आसपास की वैल्यू आई थी, याद है क्या नहीं है? और इसमें कितने परसेंटेज एरर आ रही थी, 60% तकरीबन, या 13% हावेवर, इस तरह से कुछ एरर आ रही थी। ये बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही? मतलब ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरर तस्वूर किया जाता है फिज़िक्स में, जिससे फिर ये पता चला कि भाई न्यूटन जो थ्योरी पेश कर रहा है स्पीड ऑफ साउंड को एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज़ मीन्स क्वाइट नॉट फाइन, वो कुछ अच्छे नहीं हैं। तो फिर उसको फाइन करने के लिए कौन आया था, लेप्लास आया था। देखो कितना आसान आसान बातें हम कर रहे हैं जी। लेप्लास भाई क्या कह रहा था, लेप्लास इक्वेशन, ये नेक्स्ट पॉइंट है। लेप्लास ने कहा था कि न्यूटन अंकल ने जो बुनियाद रखी है आइसोथर्मल प्रोसेस से, और उससे ये सारे कैलकुलेशन की हैं। ये सारे कैलकुलेशन कहाँ से आया, तो यहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो लेप्लास ने कहा कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, असल में प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं हो सकता। लेप्लास के मुताबिक द प्रोसेस इज व्हाट, इज एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है बताओ सर। अच्छा ये बात याद रखो, न्यूटन्स लॉ इज बेस्ड अपॉन बॉयल्स लॉ। ये किसके ऊपर बेस करता है, बॉयल्स लॉ। इधर लिखो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ये MCQ का भी हो सकता है। कुछ थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा है, कुछ फर्स्ट ईयर का, तो ये हमने पढ़ा था। तो इट इज़ बेस्ड अपॉन द बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ के ऊपर क्या करता है, बेस करता है। क्यों? क्योंकि बॉयल्स लॉ में तो यही है कि टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा सो प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अभी तो मैंने बताया ना यार, वो जब वॉल्यूम कम हो जाता है प्रेशर बढ़ जाता है, जब वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है रेफ्रिजरेशन में तो जो उसका प्रेशर है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस, उसने कहा एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके अंदर हीट क्या रहता है, लखा हीट इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, नॉट यूनिफॉर्म, नॉट सेम। टेम्परेचर सेम नहीं होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस में फ़र्क ये है, इसमें टेम्परेचर सेम होता है आइसोथर्मल में, और एडियाबैटिक में क्या सेम होती है, हीट सेम होता है, कांस्टेंट होता है। अब सवाल ये था कि ये हीट सेम कैसे होता है। लेप्लास ने कहा कि कंप्रेशन और रेफ्रिजरेशन इतने फास्टली प्रोड्यूस होते हैं कि इतना टाइम होता ही नहीं है इन्वायरमेंट, इतना टाइम इनके पास कंप्रेशन और रेफ्रिजरेशन के पास नहीं होता है कि कंप्रेशन में हीट चली जाए सराउंडिंग में और रेफ्रिजरेशन में हीट ले ली जाए सराउंडिंग से। इतने फास्ट प्रोड्यूस होते हैं। ये बुनियाद समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ। इस वजह से तो हीट सेम रहता है कि ना ही तो सराउंडिंग में हीट जा रही है और ना ही सराउंडिंग से हीट ली जा रही है। इन बातों में कोई इशू तो नहीं है। तो मैं दोबारा से रिवाइज कराऊँ, लेप्लास ने ये बात कही थी कि यहाँ पे जो हीट है वो इस वजह से सेम रहता है कि कंप्रेशन के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हीट सराउंडिंग को दे, और रेफ्रिजरेशन के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हीट सराउंडिंग से ले। इतने तेज़ी के साथ ये प्रोड्यूस होते हैं। सो दैट इज़ वाई द प्रोसेस शुड बी अज्यूम्ड एज adiabatic process. Why? Because the heat neither leaves the system nor enters the system. एक छोटा सा एग्जाम्पल है थर्मोफ्लास का। हाँ वेवर कुछ एग्जाम्पल कह सकते हैं। वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, एडियाबैटिक प्रोसेस का एग्जाम्पल। अच्छा इसका फार्मूला ज़रा बताएं, एडियाबैटिक गैस इक्वेशन ज़रा बताएं। नाले को कैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, पी वी गैमा इक्वल्स टू
कांस्टेंट नहीं है समझ में? ये वाला है, ये नहीं पढ़ा ये मैंने खुद पढ़ाया था आप लोगों को। आपने पढ़ाया था कि अच्छा सही, हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि पी वी गेमा किस चीज़ के बराबर है भाई? कांस्टेंट के बराबर है। अच्छा गेमा क्या है? एडियाबेटिक गैस कांस्टेंट है और इसको डिफाइन करते थे रेशो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। याद है वो जो रेशो लेते थे CP अपॉन CV, CP डिवाइड बाई CV। इतना तो याद होगा ना को। कांस्टेंट जो एट कांस्टेंट प्रेशर था, एट कांस्टेंट वॉल्यूम था, मोलर स्पेसिफिक हीट C क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट है। उनके रेशो से फिर क्या आता है? गेमा आता है। कोई इशू तो नहीं इसमें? अगर समझ नहीं आ रहा तो अच्छी बात है, घर में जाए बुक उठाए और उसको समझ लें, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ ये काम है कि बस ये एडियाबेटिक गैस ला है। मैं सिर्फ वो मेन बातें आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे याद होना चाहिए कि टेम्परेचर इज व्हाट इज कांस्टेंट? इट इज कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, जिस तरह से हमने कहा था कि इलास्टिसिटी इन द आइसोथर्मल प्रोसेस इक्वल्स टू व्हाट? प्रेशर। बिल्कुल इसी तरह से इलास्टिसिटी इन एडियाबेटिक प्रोसेस इक्वल्स टू प्रेशर बट बाय अ फैक्टर ऑफ व्हाट? गेमा। क्यों? इस और इसमें क्या फर्क है बताओ जरा, इस और इसमें गेमा का डिफरेंस आ रहा है ना। यही गेमा वो फैक्टर है जो न्यूटन ने इस्तेमाल न करने की वजह से उसकी जो परसेंटेज एरर है वो ज़्यादा आई थी। अब ज़रा देखते हैं गेमा का यूनिट क्या होता है? नहीं होता है। एडियाबेटिक गैस कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता। क्यों? बिकॉज इट इज़ द रेशियो बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज़। थोड़ा हिंट में दे दो, ये फिर घर में जाके रिवाइज बाकायदा कर सकते हैं। आई थिंक CP अपॉन CV है सही। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। फिर जाके घर में चेक करो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है और इस तरह से कांस्टेंट प्रेशर पे उसका क्या मतलब है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे उसको क्या मतलब है। अगर किसी ने फर्स्ट ईयर का लास्ट चैप्टर मेरे साथ पढ़ा है तो उसको चेक करें, उसके नोट्स के अंदर मैंने बाकायदा इन चीज़ों को भी एक्सप्लेन किया है, या वो उसमें देख ले, केमिस्ट्री में देख ले, उसमें भी शायद होगा। देखा है केमिस्ट्री में ये चीज़ें? ये भी नहीं देखा? नहीं क्या? अच्छा खैर, ये तो मेरे ख्याल में फिर वो उन क्लासेस के 6-4 में आप लोगों ने देखा होगा। घर में जो अपने छोटे बहन भाइयों से पूछ, अगर आपकी तरह नहीं है तो आपको बता देंगे। जी बताए ज़रा, जब ये पुट किया उसने तो फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड का क्या आया? ये वाला फार्मूला बता। ये गेमा है, बस सिर्फ ये याद रखिए, एडियाबेटिक गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय क्या हुआ? रोफा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक फार्मूला। इस फार्मूले से पता चल रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड जो लेप्लास ने कैलकुलेट की है, व्हाट इज दिस? लेप्लास इज इक्वल टू स्क्वायर रूट गेमा टाइम्स स्क्वायर रूट देन द स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेटेड बाय व्हाट? कैलकुलेटेड बाय न्यूटन। यहाँ से दिखाई दे रहा है, देखो स्क्वायर रूट गेमा, ये स्क्वायर रूट गेमा, ये स्क्वायर रूट गेमा, स्क्वायर रूट पी बाई रो, स्क्वायर रूट पी बाई रो बराबर है किस चीज़ की? V, जो किसे कैलकुलेट की थी? न्यूटन ने। ये MCQ से नहीं बोलोगे। अब अगर आपके पास एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए, द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेटेड बाय लेप्लास एंड कैलकुलेटेड बाय न्यूटन इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ गेमा। इसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा है? याद रखोगे ना इस चीज़ को? वेल डन। तो अभी आप क्या करेंगे, जब आप इन तमाम के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, गेमा की अपनी वैल्यू पुट करेंगे, उसके अपनी कांस्टेंट वैल्यू है, प्रेशर की वैल्यू पुट करेंगे, वो भी आपकी बुक के अंदर गिवन है STP वगैरह पे, और डेंसिटी की जो है वो वैल्यू पुट करेंगे जो एयर की डेंसिटी है, तो आपके पास एक खूबसूरत सा फार्मूला आएगा, बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन किस्म का फार्मूला आएगा। और वो फार्मूला नहीं आएगा, सॉरी, एक वैल्यू आएगी, एंड दैट वैल्यू इक्वल्स टू 333 लगभग मीटर पर सेकेंड। आप समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? मतलब द परसेंटेज एरर वाज मीन्स वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज़ वाई वी एक्सेप्टेड द लेप्लास इक्वेशन। हमने लेप्लास इक्वेशन को क्या किया? एक्सेप्ट किया। इस वजह से हम आगे जो चीज़ पढ़ेंगे वो किस इक्वेशन को कंसिडर करके पढ़ेंगे? लेप्लास को, न्यूटन को नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर परसेंटेज एरर ज़्यादा है। हम ये नहीं कह रहे कि न्यूटन गलत है, लेकिन थोड़ा वो मतलब क्वाइट नॉट फाइन है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो खैर, इन बातों में कोई इश्यू तो बताएं। सो इट मैचेस विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी है? 334 मीटर पर सेकेंड।
बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? समहाउ इस तरह से है। तो इस वजह से बहुत स्मॉल डिफरेंस आ रहा है। ये आपके पास क्या है, लेप्लास का इक्वेशन वगैरह है जिसको आपने याद रखना है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो बताएं। नेक्स्ट हमारे पास अभी का लास्ट टॉपिक स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर का, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या चीज़, स्पीड ऑफ साउंड। अब देखिए खुशी की बात है कि जब आप बुक पढ़ते हैं तब मेरे लिए लेक्चर देना भी आसान होता है और आपके लिए पढ़ना भी आसान होता है। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बुक में देखे होते हैं, आप सिर्फ मुझे बताते रहते, मैं लिखता रहता हूँ। अभी आप लोगों ने देखा भी, अब ये चीज़ तो मैंने नहीं लिखा है, आप लोगों ने बताया, मैंने लिख लिया। समझ रहे? आप लोग कहाँ रहा था, सिर्फ मैंने थोड़ा सा आप लोग के साथ रिविजन खुद कर ली, तो आप लोग माशा अच्छे स्टूडेंट्स हैं। चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग का हमारे पास जो है वो लेक्चर है। ये कितना आसान है। सबसे पहले पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पीड ऑफ साउंड को गैसेस के अंदर अफेक्ट कर सकती हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड हैं टेस्ट के लिहाज से, यानी सिलेबस के लिहाज से। किस चीज़ के लिए? फॉर ईयर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसमें जाके देख ले, लिखा भी है स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर, क्योंकि हर चीज़ के अंदर फिर उसी के हिसाब से वो क्या करेगी, वेरी करेगी। खैर बार की भी तो बात की बातें हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग की तरफ आते, कौन कौन से अवामिल हैं जो स्पीड ऑफ साउंड पे असरअंदाज हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्रेशर। सबसे पहला वाला फैक्टर क्या डिस्कस किया गया है? प्रेशर। जी मेरे अच्छे स्टूडेंट्स बताएं, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें, वैसे फार्मूला तो याद है ना, किस फार्मूले को लेकर चलना है? गेमा पी अपॉन रो। एक बात यहां से याद रखो, गेमा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? इन वैल्यूज़ को फिर जाके चेक भी कर सकते हो। खैर तो वैसे जेन में आके मैंने बता दिया। ये ज़रा बताओ, V इक्वल्स टू स्क्वायर रूट गेमा पी डिवाइडेड बाई रो, ये फार्मूला है। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा? इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? माशाल्लाह। देखो मैंने कहा ना, आप लोग बुक पढ़ते हो, मेरे कितनी आसानी हो रही लेक्चर को डिलीवर करने। और नालायक को आप ज़रा चेक करो, आप लोगों ने उस पर पढ़ा है अपने फर्स्ट ईयर में, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी मैंने आपको पढ़ाया था। प्रेशर का एक फार्मूला अगर थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, 1/3 एवरेज वैल्यूज़ ऑफ V। रो इधर आ रहा था, अगर सॉरी याद है? कुछ थोड़ा याद आ रहा है कि यार कुछ ये फार्मूला बकायदा डिराइव भी करवाया था। चलिए, याद नहीं आ रहा है भी कोई मसला नहीं है, सिर्फ इतना तो सीखो कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला टू रो। इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड इट मींस रो विल आल्सो इंक्रीज। जरा चेक करते हैं। अब अगर प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो सिर्फ प्रेशर तो इंक्रीज नहीं होगा, साथ में एक और फैक्टर भी है जो कौन है, ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। कितना इंक्रीज होगा? जितना प्रेशर। अब देखो, अगर ये 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो ये भी कितना टाइम इंक्रीज होगा? तो 2 क्या करेंगे, कैंसिल। तो देखो नो इफेक्ट आ रहा है स्पीड ऑफ साउंड पे, क्योंकि जितना प्रेशर बढ़ाओगे नीचे डेंसिटी डिनोमिनेटर में है वो भी उतनी क्या हो जाएगी। तो वो जितने फैक्टर से बढ़ा रहे हैं उतने फैक्टर्स आपस में क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये कैंसिल आउट करने की वजह से क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ साउंड पे कोई इफेक्ट प्रेशर का नहीं होता है। आप लोग कितने मतलब खुश हो गए थे कि जब मैंने कहा प्रेशर ज़्यादा होता है। आप लोग सर ये बच्चों वाला सवाल नहीं पूछा हमसे, ये तो प्रेशर ज़्यादा करने से स्पीड ऑफ साउंड वाले को पता है कि ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने थोड़े से साइड नॉलेज भी अपने पास रखना है जिससे आप डिफेंड कर सके अपने टेस्ट को, और आप फिर कहेंगे ये कोई टेस्ट बनाया था एग्जाम वालों ने कि प्रेशर को ज़्यादा कर स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होता है। भाई इधर फार्मूले से जब कोई चीज़ ज़ाहिर हो रहा है क्यों देते हो ऐसे सवाल? तो थोड़ा ख्याल म्याल करना है भाई, ऐसा नहीं कि फिर थोड़ा सा चले। अच्छी बात है, अल्लाह आप लोग कामयाब करें अगर मेरे तरीके से चल रहे हो तो चलिए, हर वक्त हर तरीके से आप लोग अल्लाह कामयाब करें, सिर्फ मेरे तरीके से नहीं, जिस तरीके से भी हो। तो वी आपके पास क्या है, गेमा पी डिवाइड बाय रो। टीचर जो असल टीचर होता है उसका दिल बहुत बड़ा होता है, समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? वो कहता है कि भाई हर तरह का स्टूडेंट जो है वो कामयाब हो जाए, तो हम भी चाहते हैं भाई हर तरह के स्टूडेंट कामयाब हो जाए। तो गेमा पी अपॉन रो इस चीज़ था। तो हमने क्या कहा कि नो इफेक्ट, बल्कि मैं ऊपर लिखूँ ताकि आपको बिल्कुल ये बात समझ आ जाए। बाकी किस तरह से नो इफेक्ट वो बता चुका।
लेकिन याद होना चाहिए, फर्स्ट ईयर के नोट्स जाके चेक करो, मैंने बाकायदा डिटेल से हर चीज़ करवाया है, रीजंस, किस्से, कहानियाँ, नकल वगैरह सब कुछ इसमें लिखे हैं। इसमें कोई इशू तो नहीं भाई? देख लिया, अगर कोई सवाल तो पूछ, नहीं है तो फिर आगे चले। नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारे पास? डेंसिटी है। तो ये मेरे ख्याल में मुझे ये इधर चल, मैंने क्यों बताया ज़रा भाई, डेंसिटी के साथ कैसा रिलेशन है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। यार फार्मूला लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलिए मैं लिख लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये किस चीज़ की वॉल्यूम है? अच्छा शुक्र है, ये स्पीड है। सही भाई, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ रो डेंसिटी। इट मीन्स इफ डेंसिटी इज इंक्रीज्ड देन स्पीड डिक्रीजेस। हर बस मैं एक थोड़ा सा एडवांस चीज़ बता दूँ, फिर आप लोग भी एडवांस बनने की कोशिश करते हो ना। देखो ये तो मैं एक पॉइंट था जो मैंने बता दिया, अब हर चीज़ में तो वो नहीं निकाले कि नहीं ये भी कोई इफेक्ट नहीं होगा कॉमन सेंस वगैरह भी यूज़ किया करो। सो स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्क्वायर रूट रो। ये पॉइंट समझ आए कि नहीं? यहाँ से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, आप लोग मुझे बताओगे, मैं खुद सॉल्व नहीं करूँगा, मैंने उधर सॉल्व करवाया था फर्स्ट ईयर में। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड ऑफ साउंड उस मीडियम के अंदर क्या होगा? कम होगा, उस गैस के अंदर कम होगा। चले चूँकि हम गैसेस की बात छेड़ रहे हैं तो 2 सैम्पल्स ऑफ गैसेस कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स कंसिडर वी हैव 2 सैम्पल्स ऑफ गैसेस, वन इज़ हाइड्रोजन एंड वन इज़ हीलियम। लेट्स से अच्छा नहीं ऑक्सीजन कौन है आपको? चल तो अरमा में प्रोक्माइज ऑक्सीजन। देर आर 2 सैम्पल ऑफ गैसेस, वन इज़ हाइड्रोजन एंड द सेकेंड वन इज़ ऑक्सीजन। नाउ माई क्वेश्चन इज़, पहले तो शॉर्टकट बात बताओ, किस में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन में या हाइड्रोजन में? स्पीड ऑफ साउंड किस में ज़्यादा होगा? बाकी स्टूडेंट्स परेशान हो? हाइड्रोजन में ज़्यादा होगा ना, क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन इज़ लाइटर। और ऑक्सीजन में क्या होगा? स्पीड ऑफ साउंड कम होगा, वाई? बिकॉज इट इज़ हेवियर, क्योंकि ये क्या है? हेवियर है। आपको पता है अगर हाइड्रोजन का मास क्या है? mh है, क्या है? mh। तो ऑक्सीजन का 4 कैसे होगा? 16 नहीं है मास नंबर, इसका मास 16 ही है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये 16 होगा। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई इशू तो नहीं है। यहाँ तक बातें समझ आ रही जो मैं कह रहा हूँ? अब जो मैं आपसे चीज़ पूछ रहा हूँ वो आप लोगों ने मुझे बताना है। अगर आपके पास, चूँकि आप लोग को पता है कि यहाँ पे इसका जो आपके पास मास है हाइड्रोजन का, अगर एक हाइड्रोजन है तो उसके मुकाबले में ऑक्सीजन ऐसे है जैसे 16 हो। आगे बात समझ में? सो अगर आपने रेशो कैलकुलेट करनी है कि फाइंड द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड्स इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब ये चीज़ मालूम करो, VH डिवाइडेड बाई VO, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? इसको ज़रा देखते हैं उस फार्मूले से। फार्मूला क्या है? VH बाई VO इक्वल टू स्क्वायर रूट रो डिवाइडेड बाई रो। डेंसिटी के हवाले से करें ना, तो मुझे आप लोग तसल्ली के साथ बताओ, H है, ऊपर H लिखो या नीचे? क्यों? वेल डन, इनवर्स रिलेशन है, सही है। और ये देखिए O है तो इधर क्या लिखा? O लिखा। 16 mH इधर लिखना भूल गया, इज इक्वल टू रो O मतलब ऑक्सीजन इक्वल्स टू व्हाट? 16 mH डिवाइडेड बाई रो H कितना है? सिंपल mH है, तो ये H और H क्या हो जाएंगे? कैंसल। आंसर क्या आएगा? ना 16 क्यों आएगा? अच्छा 16 आएगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो फिर ये बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? 4। सो द रेशो बिकम्स 4:1। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इस VO को तो शिफ्ट करो, VH इक्वल्स टू 4VO। क्या मतलब? मीन्स द स्पीड ऑफ साउंड या द साउंड ट्रेवल्स 4 टाइम्स फास्टर, 4 टाइम्स फास्टर, 4 गुना ज़्यादा मूव करता है। किस में?
हाइड्रोजन में हाइड्रोजन में किसकी बनिस्बत? ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बनिस्बत। क्यों? वेल डन, बिकॉज इसकी डेंसिटी ये हैवियर है, ये लाइटर है। तो अब अगर आपको एग्जाम के अंदर कोई भी दो गैसेस दिए जाए तो उसके रेशोज़ वगैरह निकाल सकते हो कि किस में कितना रेशो होगा इनकी स्पीड ऑफ साउंड का, निकाल सकते हो ना इसको देखते हुए। क्लियर है कि नहीं है? मतलब मेरे ख्याल में सिंपल छोटे छोटे मुख्तसरन बातें हैं। चलिए एक लास्ट इसका पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, फिर उसके बाद ये टॉपिक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाए। लेकिन फिर भी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। बुक आप लोगों ने अगर पढ़ा है लिख ले, जल्दी जल्दी निकालो फास्ट।